स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊं कि बंध विखंडन। बंध विखंडन क्या होता है? बॉन्ड फ्यूजन। ये ना ही आपकी कॉलेज के एग्जाम बल्कि कुछ कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछ ली जाती है बेसिक चीजें। बंध विखंडन जो है वो नॉर्मली दो टाइप का होता है। जो पहला है वो है होमोराइटिक फ्यूजन और जो सेकंड है वो है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। समांश विखंडन और विश्वास विखंडन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो होमोलाइटिक फ्यूजन है, समांश विखंडन है, उसके बारे में जानते हैं वो कौन सा होता है। समांश विखंडन जब किसी सहसंयोजक बंध का विखंडन, विखंडन का मतलब बंध को तोड़ना, बंध को जब अभिकार कणों के मध्य बंध टूटते हैं तभी उत्पाद बनते हैं, यानी कि अपनी जो ऑर्गेनिक जो कार्बनिक अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। इसलिए बॉन्ड का फिजन जो है वो नेसेसरी है। अब बात करूं मैं समांश विखंडन की, तो जो उपसहसंयोजक जो अपना बंध होता है उसका विखंडन इस प्रकार से हो कि उपसहसंयोजक बंध से जुड़े दोनों परमाणु बंध के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएं। जैसे ये मेरे पास कोई विकार कण है, इनके बीच में उपसंयोजक बंध है, एक इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बंध की जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको ये वाला एटम लेके जाए, इसको ये वाला एटम, यानी दोनों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ऐसी जो स्पीशीज बनती है उसे मुक्त मूलक कहते हैं। अब मुक्त मूल्य के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, अपने स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल है। सो यहाँ से हमारे पास मुक्त मूलक का निर्माण होता है, यानी कि होमोलाइटिक फ्यूजन कौन सा फ्यूजन होता है? समांश विखंडन जो है वो उपसहसंयोजक बंध से जुड़े दोनों परमाणु बंध विखंडन के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रकार का जो विखंडन होता है उसे समांश विखंडन कहते हैं और इसके फलस्वरूप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज जिन्हें मुक्त मूलक कहते हैं उनका निर्माण होता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में ये जो वो समांश विखंडन है वो होता है। तापमान जो है वो उच्च चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, साथ में अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक उनके मध्य ही ये होगा। तीसरा मैं बात करूं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, और चौथा मैं बात करूं, एक तो हो गया तापमान उच्च होना चाहिए, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति होनी चाहिए और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, और जो चौथा है वो है पेरोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। ये फेवरेबल कंडीशन है समांश विखंडन के लिए। अब बात करें हेटेरोलाइटिक फ्यूजन समांश विखंडन की कि वो कौन सा विखंडन होता है और कैसे होता है। विषमांश विखंडन ऐसा विखंडन जिसमें उपसहसंयोजक बंध से जुड़े दोनों परमाणु, तो दो परमाणु है उनमें से बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही परमाणु अपने साथ ले जाए और हमारे पास एक 6 इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज जिस पे प्लस चार्ज होगा और एक षष्टक जिसका पूर्ण होगा, सॉरी अष्टक जिसका पूर्ण होगा उस पे ऋणावेश होगा, ऐसी दो स्पीशीज प्राप्त होती हैं। जैसे ये वाला मेरे पास एक अभिकारक अणु है, उपसंयोजक बंध है, तो इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको केवल ये परमाणु ले जाए
तो इस पे जो है वो तो आएगा प्लस चार्ज, और इसके संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, साथ में एक और स्पीशीज बनेगी, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन इसका अष्टक पूर्ण होगा, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि बंध का विखंडन जब होगा, विषमांश विखंडन अगर होता है किसी बंध का, तो उसमें हमारे पास आवेश युक्त स्पीशीज प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक के पास तो षष्टक होता है और एक के पास अष्टक होता है और उस पे ऋणावेश चार्ज होता है। अब जो अपना दूसरा टाइप है, सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभिकर्मकों के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के काम में आने वाले जो विक्रमक हैं उनके प्रकार देखते हैं। उसमें पहला जो है वो है लुईस अम्ल एवं क्षार। लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार। अब मैं पहले बात करूं लुईस अम्ल की कि लुईस अम्ल क्या होता है। लुईस एक साइंटिस्ट था जिसने 1923 में लुईस अम्ल की परिभाषा दी, और लुईस के अनुसार वे यौगिक या आयन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की स्थिति में हो, वे लुईस अम्ल कहलाते हैं। और यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में, यानी कि ये जो यौगिक हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब बात करूं मैं लुईस अम्ल के प्रकार की, तो देखते हैं कि लुईस अम्ल कौन से प्रकार की होंगी। वे यौगिक जिनके किसी परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो FeCl3, BF3, ये जितने भी स्पीशीज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यौगिक यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे के सारे लुईस अम्ल है, यानी कि इनके पास जो एक परमाणु है उसका अष्टक अपूर्ण है, उसका अष्टक कंप्लीट नहीं है। साथ में अगर मैं दूसरे लुईस अम्ल की बात करूं तो जितनी भी धनावेशित स्पीशीज या फिर बोल सकते हैं धनावेशित जो आयन है वो सारे के सारे लुईस अम्ल होंगे। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के मिल जाएंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस भी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपको लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगी। वो जितनी भी स्पीशीज पे प्लस चार्ज है वो सारी की सारी क्या होंगी, लुईस अम्ल होंगी। ये तो बात हो गई लुईस अम्ल की। अब बात करते हैं लुईस क्षार की। लुईस क्षार वे यौगिक या आयन जो
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। वो सारे के सारे लुईस क्षार कहलाते हैं। यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके वो सारे के सारे लुईस क्षार कहलाएंगे। अब लुईस क्षार के प्रकार की बात करूं तो पहला है वे यौगिक जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है एवं वे इसे प्रदान कर सके वो सारे के सारे जो है लुईस क्षार कहलाएंगे। एग्जाम्पल की यहां पे बात कर लूं मैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एल्कोहल हो गया, जल हो गया, तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। जिस भी स्पीशीज पे आपको लोन पेयर मिलते हैं वो सारी की सारी जो है वो लुईस क्षार कहलाएंगी। जो दूसरा है, दूसरा टाइप जो है सभी धनावेशित सभी ऋणावेशित आयन जो है वो सारे के सारे आपको लुईस क्षार के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे जितनी भी स्पीशीज है जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो सारी की सारी आपको लुईस वो सारी की सारी एज ए लुईस क्षार बिहेव करती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब अभिक्रमकों के प्रकार में जो अपना दूसरा टाइप आता है वो देखते हैं। वो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही। अभी यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन करने वाला। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें पता है कि जो प्लस चार्ज है वो कौन से चार्ज है अट्रैक्शन करेगा, माइनस से, और जो माइनस चार्ज है वो कौन से करेगा, प्लस चार्ज है। यानी कि माइनस माइनस के बीच में तो रिपल्सन होता है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन करने वाला, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है उस पे क्या होगा, प्लस चार्ज। अब कोई भी स्पीशीज पे अगर प्लस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। अगर मैं सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वे यौगिक आयन या परमाणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे यौगिक आयन या परमाणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वे इलेक्ट्रॉन की तलाश में
होते हैं, अर्थात वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कार्बनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं, उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून जो स्पीशीज हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है। अब मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो जितने भी लुईस अमल, अभी मैंने बताया कि लुईस अमल क्या होते हैं, जितने भी लुईस अमल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं या इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। अब लुईस अमल कौन से हैं, अभी बताया, जिनपे भी सभी धनावेशित जो आयन है, सभी धनावेशित जो आयन है वो सारे के सारे, या जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। जैसे ये सारे के सारे जितने भी स्पीशीज मिलेंगे आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। यानी कि जिस भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। अब बात करूं मैं न्यूक्लियोफाइल की, कि न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं। नाभिक स्नेही, किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से एटम होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और हमें पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। यानी कि नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाले यौगिक नाभिक स्नेही कहलाएंगे। तो नाभिक से कौन से यौगिक स्नेह करेंगे, जिनके पास जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि ये जो नाभिक स्नेही है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो जाती है। डेफिनेशन की मैं बात करूं, वे यौगिक परमाणु अथवा आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है एवं जो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र की तलाश में होते हैं, केंद्र की तलाश में होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं
जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है। अब बात करो एग्जाम्पल की, तो जितने भी आपको लुईस हार हैं वो सारे के सारे नाभिक स्नेही कहलाते हैं। अब लुईस हार कौन सी होती है, अभी बताया है कि लुईस हार जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और वो डोनेट कर पाते हैं, वो सारे के सारे लुईस हार कहलाते हैं। जैसे एल्कोहल हो गया, या और जितने की जितने ऋणावेशित आयन हैं वो सारे के सारे नाभिक स्नेही कहलाते हैं। जितने भी स्पीशीज के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और जितने भी आयन के पास ऋणावेशित आयन होता है वो सारे के सारे नाभिक स्नेही कहलाते हैं। यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें उस स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है। इस प्रकार से जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वो हमने देख लिए। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फॉर्मल आवेश की गणना। अब बात करूं मैं फॉर्मल चार्ज की। औपचारिक आवेश, औपचारिक आवेश कि जो मध्यवर्ती है और कुछ आयन है उन पे औपचारिक आवेश की गणना कैसे की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि औपचारिक आवेश होता क्या है। बात करूं डेफिनेशन की, किसी यौगिक में सभी अणुओं की परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होती है तो प्रत्येक परमाणु पर उपस्थित आवेश औपचारिक आवेश कहलाता है। औपचारिक आवेश कौन सा होगा, किसी यौगिक में सभी परमाणुओं की विद्युतता अगर समान होती है तो प्रत्येक परमाणु पर उपस्थित आवेश जो है वो फॉर्मल चार्ज कहलाता है। अब जो उदासीन परमाणु है, सभी उदासीन यौगिक को का औपचारिक आवेश शून्य होता है। यानी कि कोई भी उदासीन स्पीशीज है तो उसका फॉर्मल चार्ज जो है वो शून्य होगा। किसी आयन के सभी परमाणुओं का औपचारिक आवेश का परिमाण आयन पर उपस्थित स्वतंत्र आवेश के बराबर होता है। औपचारिक आवेश क्या है देख लिया, जो सभी उदासीन यौगिक है उनका औपचारिक आवेश शून्य होता है। अब किसी आयन के सभी परमाणुओं का औपचारिक आवेश का परिमाण आयन पर उपस्थित स्वतंत्र आवेश के योग के बराबर होता है। अब मैं बात करूं कि औपचारिक आवेश है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे ये फॉर्मल चार्ज है,
संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस असांजित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस बंधों की संख्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी इंटरमीडिएट और आयन पर फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। देखिए अभी आपको कुछ एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। संयोजकता कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस इन ब्रैकेट असांजित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस बंधों की संख्या। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं PCl5। अभी बताया कि ये देखने पे एक उदासीन स्पीशीज नजर आती है, उदासीन कंपाउंड नजर आता है, और हमें पता है अभी बताया था कि सभी उदासीन यौगिकों का जो औपचारिक आवेश है शून्य होता है। पर अगर कोई पूछ ले कि शून्य कैसे होता है तो देखिए सबसे पहले फॉस्फोरस पे देखते हैं। अब इस फॉर्मूले के अनुसार करते जाएंगे सारा काम। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें फॉस्फोरस में 5 होती है, माइनस ब्रैकेट असांजित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसके स्ट्रक्चर देखिए पहले। क्लोरीन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसके पास, यानी कि इसके पास असांजित इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है, यानी कि 0, प्लस बंधों की संख्या। बंध कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि फॉस्फोरस पे औपचारिक आवेश शून्य है। अब बात करूं मैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है उसके संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 माइनस असांजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इसके संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। और प्रत्येक, ये एक क्लोरीन की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक क्लोरीन एटम की बात हो रही है। तो प्रत्येक जो क्लोरीन एटम इसके पास संयोजक कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ फॉस्फोरस के साथ बंध बना लिया, यानी कितने बचे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 प्लस बंध की संख्या, एक बंध बना रहा है एक इलेक्ट्रॉन के साथ 1, तो 7 माइनस 6 प्लस 1 7, यानी कि 0। अब क्लोरीन पे भी 0 है और फॉस्फोरस पे भी 0 है, यानी कि ये जो पूरा यौगिक है उस पे फॉर्मल चार्ज कितना हुआ? 0। अब बात करूं मैं नेक्स्ट एग्जांपल की। CH3 प्लस, इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बन का फॉर्मल चार्ज जो है वो देखते हैं। संयुक्त कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन की संयुक्त कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 माइनस, जैसे इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसे होगी। असांजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके पास कोई भी असांजित इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, प्लस में बंधों की संख्या, तो कार्बन ने 3 बंध बना रखे हैं, प्लस 3, यानी कि 4 माइनस 3, सो प्लस का 1। अब बात करूं मैं प्रत्येक हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन पे जब फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं तो हाइड्रोजन के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है 1 माइनस असांजित इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 प्लस बंधों की संख्या, तो प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक बंध बना रखा है, यानी कि 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि केवल कार्बन पे एक प्लस चार्ज जो है वो उपस्थित है। अभी मैंने बताया कि किसी आयन के सभी परमाणुओं का जो औपचारिक आवेश का परिमाण है उस आयन पर उपस्थित स्वतंत्र आवेश के बराबर होता है, यानी कि इसके अंदर 2 एटम है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, तो इन दोनों का फॉर्मल चार्ज का जो योग है वो इस स्पीशीज में उपस्थित जो चार्ज है उसके बराबर होगा, यानी कि 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि जो हमारे पास मेथिल केटायन है उसके ऊपर प्लस 1 चार्ज प्रेजेंट है। अब बात करूं मैं एक और एग्जांपल की, जैसे ये डाइक्लोरोकार्बिन है,
तो इस पे कार्बन पर जब हम फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं तो कार्बन के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 माइनस असंजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है प्लस कार्बन ने 2 बंध बना रखे हैं क्लोरीन के साथ में, यानी कि कार्बन पे जो चार्ज हुआ वो 0। अब बात करो क्लोरीन की, तो क्लोरीन के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है प्रत्येक क्लोरीन परमाणु पे। तो एक क्लोरीन परमाणु ने कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का तो बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा है, यानी कि इसके पास 7 संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कितने बचे असंजित इलेक्ट्रॉन 6 प्लस बंधों की संख्या, एक बंध बना रखा है तो 7 माइनस 7 0, दोनों का योग जो है 0 प्लस 0, यानी कि डाइक्लोरोकार्बन जो है उस पे फॉर्मल चार्ज जो है 0 होगा। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम किसी भी स्पीशीज में फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन आसानी से कर पाते हैं।